देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टन कॉन्सेप्ट वाटर क्या है। तो आप लोग पहले ये देखिए जो ये ब्राउनस्टन लोरी कॉन्सेप्ट है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ठीक है। This concept is also known as protonic concept. प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे है कि H प्लस आयन, यही इसी को हम प्रोटॉन कहते हैं, ठीक। अब इसमें एक्चुअली में अब ये जो ब्राउनस्टन लोरी कॉन्सेप्ट है, ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, ठीक। तो इसमें हम एसिड और बेस की बात करते हैं, एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। तो एसिड वो होता है जो डोनेट करता है, क्या डोनेट H प्लस आयन, और बेस जो होता है वो क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, H प्लस आयन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपको समझाना हुआ तो पहले हम अगर वाटर की, उन्होंने वाटर की बात किया, वाटर को अगर हम समझें H2O, इसकी रिएक्शन अगर हम मान लीजिए HCl से कराते हैं, ठीक, कराते हैं HCl से। अब ये क्या होगा, ये वाटर यहाँ से क्या करेगा, H प्लस आयन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो हमारा बनेगा क्या, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे जो है ये एसिड है और ये बेस है, ठीक। यहाँ पे इसने क्या किया, H प्लस आयन एक्सेप्ट किया, ठीक। जब ये एक्सेप्ट किया तो इनके अनुसार आप देखिए क्या होगा, ये एक्सेप्ट H प्लस आयन, तो ये होगा वाटर क्या होगा, बेस होगा। अगर हम इसी की क्रिया NH3 से करा दें वाटर की, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या करेगा, ये H प्लस आयन ये डोनेट करता है और ये एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा बेस का काम कर रहा है और यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है, ठीक है, समझे आप लोग। ये यहाँ पे वाटर क्या, कौन सा, यहाँ पे वाटर बेस का काम कर रहा है, यहाँ पे एसिड का। तो अगर पूरा हम देखें तो ब्राउनस्टन कॉन्सेप्ट के अनुसार H2O क्या होगा, ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक। सॉरी ये हमारा बेस होगा और ये एसिड होगा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए।
अच्छा मैंने वो नहीं लिखा, ऑप्शन नहीं लिखा। चलिए ठीक है, ऑप्शन नहीं मैंने लिखा, ऑप्शन मैं कर दूँगा। हाँ हाँ? अच्छा, यहाँ पे जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, पहला ऑप्शन है बेस, दूसरा ऑप्शन है एसिड और तीसरा ऑप्शन है एसिड बेस बिहेव एज बोथ एसिड एंड बेस, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन हमारा एसिड, बोथ एसिड एंड बेस। हो गया, मिटा दें? हाँ ये सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ सिर्फ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ अरे ठीक है, मिटा दें। अच्छा, ये जब हम यहाँ पे एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात जब कर ही रहे हैं, ठीक है, तो हम और जितने भी एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब इसमें जैसे आपने एक तो पढ़ ही लिया ब्राउन-लोरी कॉन्सेप्ट, आपने पहला पढ़ लिया ब्राउन लोरी कॉन्सेप्ट। दूसरा इसमें आता है आर्हेनियस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तीसरा आता है इसमें लुईस कॉन्सेप्ट, और एक चौथा आता है लक्स फ्लड। ठीक है, लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। अब अगर हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को, कोई बताएगा? हाँ किसमें एज वाटर में डिजॉल्व करने पर वो एक्वस H+ आयन देते हैं। ये चीज यहाँ पे आपको जरूरी है कि जब ये क्या करें, ये एक्वस H+ आयन जो देगा, ठीक है, एक्वस H+ आयन देगा, वो हमारा एसिड कहलाएगा। तो उसमें जैसे अगर हम डिजॉल्व करते हैं, अगर हम बात करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की, तो इसमें जो एसिड होगा दोज सब्सटेंस which dissolve in water and gives aqueous H+ आयन। ठीक है, अगर वो H+ आयन एक्वस दे रहा है तो हमारा एसिड होगा। और अगर बेस की बात करें तो एक्वस OH-। ठीक है, तो हमारा बेस कहलाएगा। ये आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे अगर हम इसको देखें तो जैसे HCl है, ठीक है, HCl अगर हम एक्वस ले रहे हैं, ठीक है, HCl अगर एक्वस ले रहे हैं तो एक्वस का मतलब क्या होता है, एक चीज आप बताएं। वाटर में डिजॉल्व, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जलीय विलयन। ठीक है, तो इसमें जब हम वाटर को डिजॉल्व करते हैं तो ये हमारा H+ एक्वस और
Cl माइनस एक्वस देता है। ठीक है, तो ये हमारा एसिड होगा। और अगर यही NaOH ले लें, यहाँ पे एक्वस जरूरी है। अगर एक्वस H प्लस आयन नहीं देगा तो वो आपका एसिड या बेस नहीं कहलाएगा। Na प्लस ये एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो हमारा लुईस कॉन्सेप्ट है। मिटा दें। तीसरा हमारा है लुईस कॉन्सेप्ट। इसमें जो एसिड होता है भैया और बेस, इसको नोट कर लीजिए तो बताएं। हो गया, मिटा दें। अभी थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। इसमें जो एसिड होता है वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, आप कुछ भी कह सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, एक्सेप्ट हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक, या इसी को हम इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, और ये होता है बेस, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका एग्जांपल आपको सभी लोगों को पता है, सभी लोगों ने पढ़ा है। जैसे अगर हम NH3 है, ठीक, NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, इसका आस्पेक्ट कंप्लीट है। ठीक, अगर इसकी रिएक्शन हम कराते हैं PF3 से तो इसका आस्पेक्ट कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर इसको देता है। ठीक, और ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू जो है एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। ये कोऑर्डिनेट बांड के थ्रू ये बॉन्डेड होते हैं। अब लक्स फ्लड की बात करते हैं तो लक्स फ्लड में क्या होता है, जो एसिड क्या होगा वो ऑक्साइड आयन को क्या करेगा, हाँ? ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन, एक्सेप्ट ऑक्साइड और डोनेट ऑक्साइड। ठीक, तो ये क्विक रिवीजन एक तरीके से आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हो गया, हाँ?
अगर किसी को जैसे कुछ और पता हो इसके बारे में तो वो भी बता सकता है, क्योंकि देखिए हम आप लोग एक ही जगह बैठे हुए हैं, हमको भी एग्जाम देना है, हम कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसलिए नहीं, जैसे इंटरेक्शन जो होता है ना, जैसे गुरु जी रहते हैं तो थोड़ा डर रहता है और हम लोग भाई आपस भाई 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 तो हो सकता है भी जो भी जिसको भी अगर कोई आएगा वो बता सकता है, नहीं आएगा तो पूछ सकता है। हाँ चले मिटा दे। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो जाएगा। चलिए भैया, जो इसमें जो 38 नंबर है, इसमें कह रहा है कि एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन substance which can इसमें जो ऑप्शन है कह रहा है कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दूसरा कह रहा है डोनेट इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है एक्सेप्ट प्रोटॉन, और चौथा ऑप्शन है डोनेट प्रोटॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने से पहले आप लोगों को जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो भैया आप जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से अगर आप लोग समझाएं, जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम है और यहाँ पे हम कह रहे हैं क्लोरीन है, ठीक। तो अगर हम सोडियम में अगर यहाँ पे जो अगर एटम फॉर्म में रहता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो यहाँ पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन से बाहर निकालें, ठीक, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होगा प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक। और अगर ये क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, ठीक, तो ये क्या होगा, Cl माइनस। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, 0 है, और यहाँ पे +1 है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूस हुआ, ठीक। ये ऑक्सीडाइज हुआ और वो रिड्यूस हुआ, ठीक। तो इसको हम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अगर देखें तो जो ऑक्सीडाइज होता है उसका विपरीत होता है, ठीक। अभी हम इसको जो अभी जो ये लिखाए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। और ये जो रिड्यूस हुआ है इसको हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर हम डिफिनीशन देखें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ठीक। हाँ, इतना हो गया, इसको मिटा देते हैं। अभी हम यहाँ से लिखेगा कि कहाँ से लिखेगा ये तो बताइए, यहाँ से, अच्छा ठीक है, तो अभी यहाँ इधर से लिखेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं कॉपी में जैसे लिखते लिखते उतने का आदत है।
अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनेशन अगर हम reagent which can oxidation number which can increase oxidation number which can of an element in given substance and reduce it itself. ठीक है, अब देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफिनेशन होता है, आर एजेंट व्हिच कैन इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस एंड जो है रिड्यूस इटसेल्फ, मतलब स्वयं वो क्या करे, रिड्यूस कर जाए। अब यहाँ पे अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम इसकी बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ये एक्सेप्ट किया है, ठीक, एक्सेप्ट होके ये अपने आप को क्या किया, रिड्यूस किया। अब यही एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से जब निकला है तो इसको ऑक्सीडाइज किया है, ठीक, तो वही डिफिनीशन से आप देखिए इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे सोडियम का इंक्रीज किया ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। समझ पाए कि नहीं? हाँ, नहीं समझे? नहीं, अगर जैसे कुछ चीजें अगर अभी हो सकता है ना समझा पा रहे हैं उसमें अच्छे से, क्लोरीन इज रिड्यूस दिस बाय सोडियम, ठीक, सोडियम के द्वारा ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, बताइए, अरे बताइए बताइए, अगर कुछ गलत हो तो बताइए। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, अरे एजेंट होगा, ये एजेंट होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, और एजेंट कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। चले, $39 number. So the gas that is heated, the gas is heated, the gas is heated up during Joule Thomson effect ऑर्डिनरी टेम्परेचर। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है O2, दूसरा ऑप्शन है CO2, तीसरा ऑप्शन है H2 और चौथा ऑप्शन है SO2। तो भैया जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, म्यू जेटी
म्यू जे टी इक्वल टू 1/CP 2A अपान RT माइनस B। ठीक, तो म्यू जे टी कॉन्सेप्ट किस पे, यहाँ पे तो एक तरीके से कोई आपका कांस्टेंट है, तो इसे किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। तो इस पे हम 3 केस निकालते हैं। ठीक, पहला इसमें जो केस बनता है, पहला केस अगर 2A अपान RT माइनस B इक्वल टू 0, ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 2A अपान RT इक्वल टू B। ठीक, अच्छा इस B को हम इधर ले आए, तो ये हमारा हो जाएगा 2A अपान RB इक्वल टू T। इसको हम क्या कहते हैं, नहीं, इसको हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। ये हमारा क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक भैया, अब इसको हम अगर कहें ये TI इक्वल टू T, इन्वर्जन टेम्परेचर अगर जो टेम्परेचर है उसके इक्वल है, तो यहाँ पे क्या इसका कंडीशन जो बनता है वो नो हीटिंग नो कूलिंग। ठीक, एक जो है इसका नंबर, पहला जो है कंडीशन ये है। दूसरा इसमें कंडीशन बनेगा अगर 2A अपान RB इज ग्रेटर देन टेम्परेचर, हम यहां से ले लिए डायरेक्ट 2A अपान, जैसे 2A अपान RB अगर ये टेम्परेचर से ज्यादा है तो ये क्या कह, तो क्या होगा। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, HTC अगर जैसे ऐसे क्वेश्चन आए कि जहां पे ये कूलिंग करेगा क्या हीटिंग करेगा, तो वहां पे आप इस फार्मूले को जरूर, जैसे कि एक्ट्रिक एक तरीके से है, अगर ये टेम्परेचर हाई होगा तो ये हीटिंग शो करेगा, किससे, इन्वर्जन टेम्परेचर से जब हाई होगा तब, और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से लो है तो वो कूलिंग करेगा। कहने का मतलब कि अगर टेम्परेचर ये हाई है किससे, इन्वर्जन टेम्परेचर से, ठीक, तो ये क्या शो करेगा, ये हीटिंग शो करेगा। अगर इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा है टेम्परेचर से तो कूलिंग शो करेगा। ये यहां से फार्मूला ऐसे, इतना फार्मूला जानने की जरूरत नहीं है, आप HTC से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो अभी दूसरा कंडीशन हमने जो लिया है कि ये अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है तो ये क्या शो करेगा, ये कूलिंग शो करेगा। ठीक, और तीसरा कंडीशन बच रहा है, तीसरा कंडीशन ये है कि अगर इन्वर्जन टेम्परेचर लेस देन है किससे, टेम्परेचर से, तो ये हीटिंग शो करेगा। ठीक, हीटिंग शो करेगा। लेकिन अभी जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका आंसर इससे नहीं निकला है। ठीक, क्योंकि इसमें ये एक्सेप्शन है आपका ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो H2 और हीलियम, ये क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर से इसका जो है टेम्परेचर हाई होता है। ठीक, H2 और हाइड्रोजन और हीलियम का जो टेम्परेचर होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो क्या होता है, वो हाई होता है किससे, इन्वर्जन टेम्परेचर से। ठीक, तो इन्वर्जन टेम्परेचर से जब हाई होगा तो वो क्या शो करेगा, वो हीटिंग शो करेगा। और ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे उसका जो है, यहाँ पे पूछा भी है, ये हीटेड अप टू ड्यूरिंग ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पे H2 है, अगर यहाँ पे हीलियम भी दिया होता तो वो हीलियम भी रहता है। ठीक, इस पे बहुत क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं। पीजीटी में ये क्वेश्चन यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका शायद 280 के आसपास होता है, माइनस में शायद 280 या 248 के आसपास, हाँ 248 के आसपास होता है, शायद 248 के आसपास होता है डिग्री सेंटीग्रेड।
क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में जानते ही होंगे, जहाँ पे मैक्स जो होता है लिक्विफाइड होने का जो मैक्सिमम स्टेज है, उसके आगे वो लिक्विफाइड गैस नहीं होगी, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मिटा दें भैया। अगला जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन से है। कह रहा है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विथ इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि टेम्परेचर को ये डिक्रीज, टेम्परेचर इज डिक्रीज। दूसरा ऑप्शन है सॉल्यूशन कांस्टेंट इज इंक्रीज। तीसरा ऑप्शन है नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड। और चौथा ऑप्शन है वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का आप लोगों को फार्मूला पता होगा, हाँ? क्या हुआ? हाँ? चालू नहीं था? चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि इफ 0.5 मोल of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, the maximum number of mole of barium phosphate that can be formed. ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को एक चीज जानना जरूरी है। इसका जो ऑप्शन दिया है 0.7, दूसरा 0.5, तीसरा 0.30 और चौथा 0.10। ये लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है, कोई बताएगा? लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है? अच्छा, अगर हम पहले रिएक्शन लिख देते हैं, BaCl2 प्लस Na3PO4 इस बैलेंस इसको कर लेते हैं। यहाँ पे 3 बेरियम है तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, ठीक। और यहाँ पे PO4 2 है तो यहाँ पे 2, और हमारा Na3 6 है तो 6 है,
ठीक। अब लिमिटिंग रिएजेंट आप बताइए क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट किस पे डिपेंड करता है बताइए, कोई वही पता है। लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो आपके रिएक्टेंट में जो होते हैं उसी पे डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट दिया हुआ है जिसके नंबर ऑफ मोल सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए, ठीक, सबसे पहले जो कंज्यूम हो जाएगा वही ये डिसाइड करेगा कि Ba3 जो बेरियम फास्फेट है वो कितना बनेगा। इसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का फार्मूला, अगर लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट में इक्वल टू होता है गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब आप लोगों को ये मतलब सोच रहे होंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता क्या है, ये कैसे हम पता लगाएंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है क्या। तो आप रिएक्शन में देखेंगे, जब हम रिएक्शन को पूरा कंप्लीट जैसे बैलेंस कर लेंगे तो ये जो दिया हुआ है, ठीक, इसके पहले वही हमारा क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक, अब यहाँ पे गिवन मोल जो ऑलरेडी इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम मोल यहाँ पे रखेंगे और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ से हम, तो इसका हम किसको हम एक बार इसको निकालेंगे एक बार इसको निकालेंगे, ठीक, तब तो निर्धारित होगा कि कौन सा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे BaCl2, अगर BaCl2 की बात करें, लिमिटिंग रिएजेंट BaCl2, ठीक, इसको हम अगर गिवन मोल इसका लिमिटिंग BaCl2 का कितना दिया हुआ 0.5 दिया हुआ है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3 है। ठीक, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0.3 कम 1 3 छक 18 लगभग 1 पॉइंट इतना आएगा 1.6 मोल। ठीक, ऐसे हम लिमिटिंग रिएजेंट किसका निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे। Na3PO4 को, इसका देखिएगा गिवन मोल कितना दिया हुआ है, गिवन मोल 0.2 मोल दिया हुआ है, 0.2 मोल, तो इसको हम लिख देंगे 0.2 अपान इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2 दिया हुआ है 2। अब इसमें देखेंगे इसका जो आएगा 0.10, ठीक, इसमें कौन सबसे कम है, कौन सबसे पहले कंज्यूम होगा रिएक्शन में, तो सबसे पहले कंज्यूम तो यही होगा क्योंकि ये सबसे कम है। तो अब ये निर्धारित करेगा कि ये Ba3PO4 कितना बनेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 मोल Na3PO4 बना रहा है कितना 1 मोल। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हम लिखें, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 6 है। ठीक, हमेशा याद रखिएगा जब भी लिमिटिंग रिएजेंट की बात करेंगे तो हम रिएक्टेंट से पहले हम यही डिसाइड करेंगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। अब हम इसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कितना 2 मोल Na3PO4 बना रहा है कितना 1 मोल Ba3PO4, ठीक, का होल ट्वाइस। ठीक, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका मोल जितना दिया 0.2 मोल, ये कितना बनाएगा, तो 1 इसका 1 बाई ये इसके डिवाइड में चला जाता है 2 और ये मल्टीप्लाई में चला जाता है 0.2। ठीक, अब जो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.10 मोल। अब इतना मोल सिर्फ जो है हमारा क्या बनेगा Ba3PO4,
ठीक, इसमें ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन ये चौथा सही है। ठीक है, और कोई बताए भाई, जैसे अगर कोई और किसी तरीके से जानता है तो वो भी बता दे। हाँ अरे नहीं, ऐसे क्या? हो गया, हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अभी तो हेजिटेशन जो था वो दूर हो रहा है। हाँ? अरे 7:30 बजे तक पढ़ाई से थक जाएगी। अरे आधा घंटा और पढ़ा देते हैं, और क्या, आधा घंटे बाद 7 बजे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इसमें दिया हुआ द फार्मूला मेटल क्लोराइड ऑफ MCl3, इट कंटेन 20% ऑफ मेटल, द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज। It contains 20% of the metal. The atomic weight. ये क्वेश्चन समझ में आ रहा भैया? कोई बताएगा? हाँ? अच्छा नीचे, अच्छा ठीक। आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, परसेंटेज। अरे नहीं ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू weight of given metal upon total molecular weight। ये फार्मूला पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ गिवन मेटल अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे देखिए मेटल का, तो जो ये मेटल दिया हुआ है इसका तो हमको वेट तो अभी पता नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं, उसको हम मान लिए, हम मान लिए, ठीक है। मेटल का जो
वेट है हमने मान लिया एम, और मेटल ये जो कंपोजिशन दिया हुआ कितना 20% दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दिया 20 इक्वल टू मेटल को हम मान लिए उसका क्या है वेट कितना एम है। ठीक, टोटल मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं कैसे, इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसका मॉलिक्यूलर वेट दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो m प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 35.5 होता है, इनटू कितने मॉलिक्यूल है 3 मॉलिक्यूल है, तो इसको हम ये कर लेंगे। अब ये देखिए 20 इक्वल टू एम अपान एम का प्लस ये हमारा हो जाएगा हाँ हाँ 106.5। ठीक, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, ये हो जाएगा 20m प्लस 106 और 20 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 213 21 आएगा, प्लस सॉरी एक चीज गलती हो गई है, इंटू 100 होता है। ठीक है, वेट ऑफ गिवन मेटल अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। ठीक, यहाँ पे इंटू 100। ठीक, तो कहाँ पे कहाँ पे हाँ हाँ वो अभी कर दे रहे हैं। हाँ हाँ वो का ये मान लीजिए इसको 100m हमने कर दिया। ठीक, ये 100m होगा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा 100m हो जाएगा। ठीक, अब इसको इधर लेके चले जाए तो ये हो जाएगा 80m बराबर 21-30। ठीक, तो m इक्वल टू 21-30 अपान 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 का इसमें भाग देंगे तो 8 दूना 16 5 53 8 छक 48 53 6 2। ठीक, 26.62 आएगा, तो ये नियरली हमारा क्या हो जाएगा, ये नियरली हम इसको 27 मान लेते हैं। ठीक, वैसे भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं MCl3 मेटल अगर है तो वो आपका AlCl3 ही बनता है। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन इस हिसाब से करेंगे तो आपका तो भी उतना ही आएगा। अगर वही आपका मान लीजिए कि अगर ये दिया रहता तो फिर आप ऐसे करते तो फिर आपका सही नहीं आता, अगर पॉइंट में दे दिया तो इसमें हाँ आ रहे हैं हाँ हाँ